नमस्कार। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में अपने टेस्ट का सॉल्यूशन लेकर। जो टेस्ट हमारे वहाँ 27 अगस्त 2022 को हुआ था। दोस्तों जो है कि यह टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, आपके बीच में टेस्ट को रखा गया था और उसके सॉल्यूशन के अंतर्गत मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे इस वीडियो को ज़रूर आप देख रहे होंगे। तो जीएस पॉइंट बाय राकेश सर के बैनर तले इस वीडियो को आपके बीच में रखने का प्रस्तुत किया जा रहा है। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना स्थापित है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थापित है, तो यह जो है नई दिल्ली में स्थापित है। दोस्तों नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई है। तो हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों नई दिल्ली होगा। फिर इसके सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। तो दोस्तों इसमें म्यांमार जिधर बसा हुआ है उधर भारत के 7 सिस्टर राज्य हैं, और 7 सिस्टर में से असम एक ऐसा राज्य है जो यहाँ पूछ रहा है कि म्यांमार से नहीं लगती है। तो इस नाते हम असम को देख पा रहे हैं कि म्यांमार से नहीं लगती है। दोस्तों इसी प्रकार से अगर बात किया जाए कि तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शीतकाल की वर्षा जो है हमारा उत्तर पश्चिम से आती है, जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से होते हुए भारत में पहुंचती है, जिसे पछुआ पवन के नाम से भी जाना जाता है। उसके साथ जो वर्षा होती है वही जो है कि शीतकालीन वर्षा को कराती है। तो उत्तर विक्षोभ, पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो वो उत्तर पश्चिम के तरफ भारत की वर्षा होती है, जो वर्षा सर्वाधिक पंजाब राज्य में बरसता है। दोस्तों इस वर्षा को हम लोग राजस्थान में मावट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों अगला जो चौथा क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है। तो दोस्तों बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण के तौर पर बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण जो है हल्दिया को दिया गया है। दोस्तों हल्दिया एक गहरा बंदरगाह है और काफ़ी समुद्र वहाँ गहरा है, और कोलकाता जो है बंदरगाह का जो है कि सहायता के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों इसीलिए उसे विशाल पत्तन की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कहता है, भारत में मसालों का उत्पादन। दोस्तों ये मसालों के उत्पादन बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मसाले के संबंध में दोस्तों ये मसाला उत्पादन का जो कार्य है वो भारत में बहुत प्राचीन कार्य है। आर्यों से और लेकर और यूरोपियनों तक लगातार हमारे वहाँ मसालों का व्यापार होता रहा। इसमें बहुत दिनों से जो क्वेश्चन चला आ रहा था कि केरल के संबंध में जो आंसर आ रहा था वो अब नहीं रहा दोस्तों। अब हम सी जो एमपी क्वेश्चन है, एमपी ऑप्शन है, वो अब सही है। मसालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य बन गया है। दोस्तों छठवां राज्य कहता है, निम्नलिखित में से भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। तो दोस्तों लोहा के सर्वाधिक जमाव आपके धारवाड़ में पाए जाते हैं। दोस्तों ये धारवाड़ जो है राजस्थान में थोड़ा पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर कर्नाटक क्षेत्र में पाया जाता है। धारवाड़ जो है यह सर्वाधिक जमाव पाया जाता है आपके लौह अयस्क का। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो मैं आपको बता दूं कि उसमें पहला गोंडवाना लैंड है, जो आपके कोयले के लिए जाना जाता है। कुडप्पा एक तरह से ये भी लोहे और संगमरमर के लिए जाना जाता है, जबकि बिंद के रूप में जो है कि मिट्टी के रूप में या बलुई मिट्टी के रूप में जाना जाता है, जबकि धारवाड़ मुख्य रूप से लौह के लिए जाना जाता है। दोस्तों ये ज़्यादातर इंपॉर्टेंट लौह अयस्क पर आपको नज़र रहनी चाहिए कि लौह अयस्क पाए जाने वाला सेल पूछ रहा है। अब हम 7वें क्वेश्चन को जा रहे हैं, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थिति कहाँ है, या फिर हम उसको कहाँ स्थापित किया गया है। तो इसमें ऑप्शन जो है चेन्नई, विशाखापट्टनम, हैदराबाद, पोर्ट ब्लेयर। तो दोस्तों ये सही है आपका हैदराबाद। ये सुनामी जो आप देख रहे हैं, सुनामी 2004 में विशाल सुनामी आई हुई थी हिंद महासागर में, उसी को ध्यान में रखते हुए 2005 में हैदराबाद में भारत के लिए सुनामी वार्निंग सेंटर की स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला हम 8वां क्वेश्चन देख रहे हैं, पीली क्रांति संबंधित है। तो पीली क्रांति या कोई भी क्रांति लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है। दोस्तों पीली क्रांति का संबंध जो है आपके सरसों उत्पादन से है, और
इस प्रकार से, लेकिन जो बाकी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वह पुष्पोत्पादन के लिए हम देख पा रहे हैं कि सुनहरी क्रांति के रूप में जानते हैं, मछली उत्पादन नीली क्रांति के रूप में जानते हैं, और गेहूं दोस्तों हरित क्रांति से जुड़ा हुआ विषय है। तो लेकिन हमारा जो ऑप्शन पूछ रहा है पीली क्रांति, वो आपका सरसों संबंधित है। दोस्तों हम 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 9वां क्वेश्चन नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट स्थित है। तो दोस्तों नेशनल एकेडमिक ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी स्थापना की गई है हैदराबाद में। दोस्तों हैदराबाद में इस संस्थान की स्थापना की गई है, और ये संस्थान भारत में एग्रीकल्चर के रिसर्च के संबंध में कार्य करता है। 10वां क्वेश्चन कहता है भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ। दोस्तों फसल बीमा योजना भारत में जो शुरू हुआ था, ये एक अपने आप में वर्तमान में भी एक विषय है जिस पर क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। तो फसल बीमा के अंतर्गत यह घटना है 1985 का। दोस्तों 1985 में फसल बीमा योजना जो हुआ था वह आंशिक रूप से प्रारंभ हुआ था, जबकि 2016 में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पीएम फसल बीमा योजना शुरू की गई है वह एक व्यापक योजना है। इसमें तीनों फसल चक्रों के से संबंधित फसलों के ऊपर लागू किया गया है। तो वर्तमान के हिसाब से 2016 होगा, जब पहली बार शुरू किया गया था तो 1985 में शुरू किया गया था। निर्यात, नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, निर्यात हेतु आम का पसंदीदा प्रजाति है। दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है निर्यात हेतु आम का पसंदीदा प्रजाति है, जिसमें जो दे रखा है उसके हिसाब से जो आंसर है वो अल्फासो आंसर है। दोस्तों इसमें भारत के सभी आम का नाम है अपने आप में, लेकिन निर्यात हेतु पसंदीदा और ज़्यादा लाभकारी होता है वो अल्फासो, जिसको सामान्य तौर पर हाफूस के नाम से जाना जाता है दोस्तों इस आम को। 12वां जो क्वेश्चन कर रहा है भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्र है। दोस्तों लवणीय मृदा जहाँ तक हम ऑप्शन देख पा रहे हैं उसमें गुजरात राज्य सर्वाधिक लवणीय मृदा के रूप में जाना जाने वाला प्रदेश है। तो दोस्तों हमारा वो आंसर होगा सी। इसी के साथ दोस्तों हमारा जब हम आगे बढ़ते हैं तो 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न देशों में से किसे झीलों की वाटिका कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी पुराना और काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, और झीलों की वाटिका या झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें दोस्तों तो झीलों का शहर कहते हैं उदयपुर को, जो राजस्थान का एक शहर है। अब देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। जो 14वां क्वेश्चन कह रहा है वह आपके सही सुमेलित के संबंध में बात कर रहा है। इसमें एक्सीमो जनजातियों के बारे में कहा गया है। एक्सीमो जनजाति जो है कि अमेजन बेसिन में दे रखा है, पिग्मी इरावली में। मैं इसका सही आंसर पहले बता दूं तो इसमें बुशमैन कालाहारी का आंसर सिर्फ सही मिल रहा है। और बुशमैन कालाहारी अपने आप में जो है कि एक इम्पॉर्टेंट जो है कि जनजाति है जो कालाहारी क्षेत्रों में पाई जाती है, बुशमैन के नाम से जानी जाती है। दोस्तों इसी प्रकार से हम जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें मैं जरा सा समय आपको देना चाहता हूँ। एक्सीमो जब की बात हुई है तो ये आपकी पाई जाती है टुंड्रा प्रदेशों में, जो उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी क्षेत्रों में पाई जाती है। उसी तरह दोस्तों अगर बात करें पिग्मी जनजाति, तो पिग्मी जनजाति के रूप में हम लोग एक तरह से देख पा रहे हैं जो अफ्रीका होता है, अफ्रीका का जो एक हम कह सकते हैं कांगो बेसिन क्षेत्र है, उस क्षेत्रों में पाई जाती है। उसी तरह से बूंदू जो है, बूंदू भी अफ्रीका का ही है, जो भूमध्य रेखाई क्षेत्रों पर पाई जाती है वो जनजाति बूंदू कही जाती है, अफ्रीका की जनजाति है। तो इस तरह से इन जनजातियों के बारे में हमेशा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों हमें एक बार और बता दूं कि आंसर जो है इसका आपका बुशमैन सही है। इसमें मैं ज़्यादा समय देना चाहता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सीमो जो है कि आपके उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, जो एक तरह से कह सकते हैं कि रसिया के ऊपरी हिस्सों में, ये आपके ग्रीनलैंड के क्षेत्रों में पाई जाती है, या फिर हम कह सकते हैं इसको कनाडा के ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाती है एक्सीमो। उसी प्रकार से पिग्मी जनजाति है, पिग्मी जनजाति जो है कि कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है, अफ्रीका में पाई जाती है। बूंदू जनजाति आपके मध्य अफ्रीकी क्षेत्रों में पाई जाती है। अब हम 15वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। 15वां क्वेश्चन कह रहा है
कि अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई नहीं है। तो हम आपको बता दें कि अफगानिस्तान एक पाकिस्तान से सटा हुआ देश है, भारत से अप्रत्यक्ष रूप से सटता है, लेकिन किससे नहीं सटा हुआ है, किससे नहीं लगा हुआ है इसकी सीमाएं, उसके संबंध में रसिया है दोस्तों। रसिया से उसकी सीमा नहीं लगती है। मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान 5 देशों से उसकी बॉर्डर लगती है अफगानिस्तान की, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं TUPI। TTUPI अगर हम कह दें तो दोस्तों टी और टी से तुर्कमेनिस्तान और दूसरे वाले टी से होता है आपके ताजिकिस्तान, और यू से होता है आपको दोस्तों, यू से होता है उज्बेकिस्तान, पी से होता है पाकिस्तान और आई से होता है ईरान। तो दोस्तों TTUPI अगर जोड़ लेंगे तो आप अफगानिस्तान से सटे हुए देशों का नाम याद कर लेंगे। इसी तरह से 16वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 16वां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत के शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों शेयर बाजार के कार्य को नियंत्रित करने का कार्य सेबी करता है। सेबी एक तरह से भारत में एक नियामक संस्था है जिसकी स्थापना की गई थी 1992 में, और 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी, जो मूल रूप से भारत में शेयर होल्डरों के जो है कि अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों इस समय वर्तमान में सेबी की जो मुखिया हैं वो है माधुरी पुरी बुच, जो है इस समय महिला हैं और भारत के इतिहास की पहली महिला हैं जो सेबी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। दोस्तों 17वां क्वेश्चन कहता है भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्न में से किसके संदर्भ में किया जाता है। तो दोस्तों भुगतान संतुलन हमेशा घाटे या मुनाफे के सौदे के संबंध में देखा जाता है। तो इसके अंतर्गत हमारा जो है सी ऑप्शन कह रहा है निर्यात और आयात। दोस्तों ये भुगतान संतुलन हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रहा है। ये कह रहा है भुगतान संतुलन का प्रयोग किस के संदर्भ में किया जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन सीधा सीधा सही हो रहा है, वो है आयात और निर्यात से जुड़ा हुआ। दलाल स्ट्रीट, दोस्तों ये दलाल स्ट्रीट अपने आप में ऐसा शब्द है जो कभी कभार सुनने को मिलता है, लेकिन इसका जुड़ाव मुंबई से है, और मुंबई के जो शेयर बाजार के खरीदने और बेचने के कार्य से जुड़े हुए जो लोग होते हैं उसके स्थान को दलाल स्ट्रीट कहा जाता है, और इसका संबंध दोस्तों सी से जुड़ता है और मुंबई से जुड़ता है। 19वां क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड की स्थापना किया गया था। तो नाबार्ड की स्थापना दोस्तों 1982 में किया गया था, 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड एक भारत में ऐसी संस्था है जो कृषि और उद्योगों के लिए लघु लोन देने का कार्य करती है, उसके विकास में संवर्धन का कार्य करती है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में किया गया था। 20वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रेपो दर में वृद्धि के बाद नई रेपो दर क्या है। दोस्तों रेपो दर नई जो आई है वो 5.42 है जो इस समय है, हालांकि ये बढ़ाई गई है जो 0.50 के रूप में बढ़ी है, तो इस समय ये हुई है। दोस्तों रेपो दर जहाँ तक आपको समझना हो तो रेपो दर वह दर होता है जिस दर पर बैंक या कॉमर्शियल बैंक RBI से लोन लेते हैं दोस्तों, उसे हम रेपो दर कहते हैं। यदि रेपो दर बढ़ती है तो महंगाई के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको हम डिटेल फॉर्म में अपने करंट के जो है कि क्लास में जरूर आपको लेंगे और आपके सामने वीडियो जरूर हम रखेंगे कि रेपो दर से लेकर रिवर्स रेपो दर और SLR से लेकर CRR तक कैसे काम करता है देश में, कैसे उसके कम या ज़्यादा होने से देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अगला वीडियो हमारा जरूर देखिएगा जो लगभग इससे संबंधित होगा। अगला हम क्वेश्चन देखें 11वां क्वेश्चन 21वां क्वेश्चन कह रहा है 21वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिमंडल के जीवन मरण का केंद्र होता है। दोस्तों ये संविधान से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जीवन मरण भारत में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत जो व्यवस्था डेवलप की गई है उसमें प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल के जीवन और मरण का केंद्र होता है। तो दोस्तों ये जीवन मरण का केंद्र अगर हम बात करें तो इसके 2 चीज़ें तथ्यात्मक रूप से कही जा सकती है। एक तो प्रधानमंत्री ही किसी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कहता है और उसको हटाने के लिए भी राष्ट्रपति से विनती करता है। और दोस्तों ये दूसरा तथ्य है कि प्रधानमंत्री जब त्यागपत्र देता है तो सारे मंत्री स्वतः हट जाते हैं। तो यह भी अपने आप में बता रहा है कि जीवन मरण के संदर्भ में बात कही गई है। दोस्तों इस तरह से जो है कि नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है। 22वां क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालकों के नियोजन से अधिकारों की बात करता है और बालकों के नियोजन के संबंध में बात करता है। दोस्तों बालकों के नियोजन के लिए हम अनुच्छेद 24
के संबंध में देख पाते हैं, अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि किसी भी बालक को किसी कारखाने या भारी कार्यों से जोड़ना जो है कि उसके अधिकारों के हनन करने जैसा है, और इसके लिए किसी को भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रखा गया है। इसलिए बालकों के नियोजन का संबंध जो जुड़ता है अनुच्छेद 24 से जुड़ रहा है। दोस्तों अगर हम 25 की बात करें तो हम दोस्तों 23वां क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, यहाँ मैं चूक कर रहा हूँ, जो 25 से नहीं बल्कि 24 से, अनुच्छेद 24 से जुड़ रहा है। दोस्तों ये जो आर्टिकल 24 है यह हमें जो है कि बालकों के संरक्षण के नियोजन के संबंध में बात करता है। 25वां हमें धर्म के संबंध में किसी भी धर्म को स्वेच्छा से स्वीकार करने के संबंध में बात करता है। 25वां जिसमें इसका उल्लेख नहीं है, 24वां का उल्लेख है। अब मैं बता दूं कि 24वां एक इम्पॉर्टेंट बालकों के संबंध में होता है। इसमें 23वां जो है कि शोषण के विरुद्ध के अधिकार को दर्शाता है, 17वां जो है कि छुआछूत के अधिकारों के संबंध में दर्शाता है, और 19वां हमें स्वतंत्रता के संबंध में कई प्रकार के अधिकारों को देता है। तो इस तरह से 24वां होगा इसका आंसर। अब हम 23वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है कि रिपीटेड क्वेश्चन है, और 42वें संविधान संशोधन का जुड़ाव हमारे इस जो ऑप्शंस हैं उसमें सिर्फ मूल कर्तव्यों से जुड़ता है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य इसमें होगा, और मूल कर्तव्य पहले जब जोड़ा गया था तो 10 था, अभी मूल कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई है, जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। फिर 24वें के अंतर्गत हम देखें, निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? दोस्तों भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये कह रहा है कि संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है। कौन सा ऐसा संरक्षण है जो भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? तो दोस्तों इस हिसाब से संरक्षण को लेकर अगर बात किया जाए, जब आप मूल कर्तव्य को पढ़ेंगे तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपको सही होगा, कि डी कहता है वन्य प्राणी का संरक्षण भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है, और उसी के संबंध में क्वेश्चन पूछ रहा है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति शासन अधिनियम लगाया जा सकता है, तो इसके वर्षों को पूछ रहा है, और कह रहा है अधिकतम कितने दिनों तक लगाया जा सकता है। तो दोस्तों संविधान के अकॉर्डिंग किसी भी राज्य में 3 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, और राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति यह कार्य करता है। 26वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? ब्रैकेट में लिखा हुआ है संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है, और पूछ रहा है कि एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्य जुड़े हुए हैं, तो इसकी संख्या दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से 3 हो रही है, और ये कह रहा है जिसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, एक आपका बम्बई उच्च न्यायालय है जिसमें महाराष्ट्र और गोवा जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस तरह से अगर बात करें कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 4 राज्य जुड़े हुए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। उसी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि आपका नागालैंड जुड़ा हुआ है, मणिपुर जुड़ा हुआ है, और मणिपुर नहीं बल्कि मिजोरम जुड़ा हुआ है, और असम के साथ आपका जो है कि अरुणाचल प्रदेश है। तो दोस्तों AANM इसका कोड मैं बता दूं तो AAN और यम, दोस्तों ये AANM से हम ये जान पाते हैं कि भारत के असम राज्य के उच्च न्यायालय जो है, जिसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहते हैं, उससे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। तो खुद एक असम जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है, नागालैंड जुड़ा हुआ है, और मिजोरम जुड़ा हुआ है। दोस्तों ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसके लिए एक ही उच्च न्यायालय है, उसको कहते हैं गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो 2 हो गया। एक तो मैंने बताया आपको पहले कि मुंबई जो है, उसके बाद दूसरा ये हो गया। तीसरा आपको बता दूं कि पंजाब जो है, पंजाब जो उच्च न्यायालय है वह भी दोस्तों 2 राज्यों का उच्च न्यायालय है, और उस 2 राज्यों में आपके एक हरियाणा राज्य है और एक पंजाब राज्य है। तो दोस्तों इस तरह से आपके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, और जिसमें आपको 3 राज्य का ऑप्शन बी वाला सही दिखाया जा रहा है। 27वां क्वेश्चन कहता है, कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति तो केवल इसके हिसाब से अगर बात करूं तो जो है कि उच्च न्यायालय में की जाती है। तो उच्च न्यायालय के हिसाब से अनुच्छेद 127 के अंतर्गत ये बताया जाता है कि उच्च न्यायालय में
कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन 224 में, दोस्तों गलत है, 224 में उच्च न्यायालय में कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। लेकिन उच्चतम न्यायालय में 128 के अंतर्गत यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जो हैं कार्य कर सकते हैं, लेकिन कार्यकारी न्यायाधीश के संबंध में उसका उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है कार्यकारी न्यायाधीशों के संबंध में सिर्फ सी सही है, जिसमें उच्च न्यायालय दिखता है। 28वां क्वेश्चन कह रहा है लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों लोक निधि का अभिभावक के रूप में सीएजी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं, वह सीएजी जो है दोस्तों ये जो 148वां जो है अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत सीएजी की स्थापना की गई है, इसे अंबेडकर जी ने भारत के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में संज्ञा दिया था, जो भारत का जो है कि ऑडिटर भी कहा जाता है दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, इसकी अवधि 6 वर्षों की होती है। इसको सामान्यतः संवैधानिक संसदीय प्रणाली के अंतर्गत हटाया जाता है दोस्तों। तो संवैधानिक अधिकारियों में सबसे बड़ा अधिकारी सीएजी को ही माना जाता है। फिर 29वां क्वेश्चन कह रहा है, 29वां नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहा जाता है। तो दोस्तों प्रथम विधि का अधिकारी के रूप में काफ़ी ज़्यादा चर्चित है। ये विधि अधिकारी के रूप में मतलब कानून से जुड़ा हुआ भारत सरकार का सहयोगी है, वो महान न्यायवादी है दोस्तों। तो महान न्यायवादी जो है कि आपके अनुच्छेद 76 के अंतर्गत कार्य करते हैं, और इस तरह से यह भारत के सरकार का विधिक अधिकारी होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, और इनकी योग्यता जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के बराबर की होती है। दोस्तों 30वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। दोस्तों यह कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का अधिकार नहीं देता है दोस्तों। तो इस नाते हम ये देख पा रहे हैं कि कौन ऐसा कार्य है जो राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं। हालांकि इसमें ऑप्शन दे रहा है पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। दूसरा बी कह रहा है राज्यों में सीएम की नियुक्ति। यह दोस्तों सीएम की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति का कार्य नहीं है, ये राज्यपाल जी का कार्य है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। बाकी सभी इसमें राष्ट्रपति के द्वारा किया गया कार्य को दर्शाया गया है। अब हम 31वां क्वेश्चन को देखते हैं, चीनी यात्री फाहियान। दोस्तों चीनी यात्री फाहियान किस शासक के दोस्तों 31वां है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किस शासक के समय भारत की यात्रा किया था। तो दोस्तों ह्वेनसांग जो है कि हर्ष के समय किया था, जो पुष्पभूति वंश के शासक थे उसके समय में ह्वेनसांग किया था। और इसी के साथ मैं ये बता दूं कि चीन के एक और यात्री थे फाहियान, उसने भी भारत की यात्रा किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में उन्होंने किया था। दोस्तों आगे हम देखते हैं इसको 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन कहता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। दोस्तों कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह आपका किससे जुड़ा हुआ बुक है। तो पहला ऑप्शन दे रहा है मौर्य साम्राज्य के संबंध में नाटक दे रहा है। दूसरा है आत्मकथा ये दे रहा है। सी है आपका मौर्यकालीन इतिहास दे रहा है। चौथा है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक दे रहा है। तो दोस्तों कौटिल्य के अर्थशास्त्र को हम लोग हमेशा नीति के सिद्धांतों की पुस्तक कहते हैं या शासन के सिद्धांतों की पुस्तक कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। कौटिल्य को हम लोग चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उसकी चर्चित पुस्तक है शासन के जो अर्थशास्त्र व शासन के सिद्धांतों के संबंध में है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 33 नंबर का, निम्न में से कौन सा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण जो है दोस्तों ये आपका कैलाश मंदिर एलोरा से जुड़ा हुआ है। और कैलाश मंदिर एलोरा से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन बहुत बार इम्पॉर्टेंट के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों यह एक पत्थर से बना हुआ ये मंदिर है जो अपने आप में कृष्ण राज के शासनकाल में बनाया गया था, और यह महाराष्ट्र में स्थित है। अब दोस्तों आगे है 34वां क्वेश्चन, टोडरमल संबंधित है। टोडरमल दोस्तों टोडरमल अकबर के समय में वित्त मंत्री के रूप में काम किया था। तो इसके हिसाब से जो प्रश्न दे रहा है उसमें पहला है कानून से संबंधित, मालगुजारी सुधारों से संबंधित, साहित्य से संबंधित और संगीत से संबंधित। उसमें जिसमें जो है कि बी वाला मालगुजारी के सुधारों का संबंध जो है वित्त से है, और टोडरमल वित्त मंत्री था, इसलिए हम बी वाला ऑप्शन सही कर पा रहे हैं। 35वां क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसके बारे में पूछा जा रहा है, तो जैसा मोहम्मद बिन तुगलक सी दिख रहा है, ये बहुत विद्वान शासक था। दोस्तों ये तुगलक वंश का शासन था, बहुत ही विद्वान शासक था, लेकिन
इसके जीवन में कुछ ऐसी जो त्रुटियां होती रहीं जिसकी वजह से जनता परेशान रही। हालांकि जनता के हित के लिए काफ़ी व्यापक और अच्छी योजनाओं का इन्होंने कई बार प्रारंभ कराया, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जब जब योजनाएं ये प्रारंभ कराता था इसकी योजनाएं फ्लॉप हो जाती थी। इसलिए कई लोगों ने इसे आधा पागल पूरा पागल इत्यादि की संज्ञा दिया है, जबकि बदायूनी ने इसके मरने पर कहा था कि प्रजा राजा से और राजा प्रजा से मुक्त हो गया। इसके संबंध में कहा गया है तो वह व्यक्ति है मोहम्मद बिन तुगलक, जो सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान व्यक्ति था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष में स्वराज, इम्पॉर्टेंट शब्दावली है महात्मा गांधी जी का। कब और किस घटना के दौरान इन्होंने कहा था कि एक वर्ष में स्वराज प्राप्त किया जाएगा? तो दोस्तों यह घटना है असहयोग आंदोलन के समय। दोस्तों 1920 में प्रारंभ की गई गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन था, जिसमें उन्होंने कहा था एक वर्ष में स्वराज की प्राप्ति की जाएगी। इसमें अगर दांडी मार्च की बात बताऊं तो दांडी मार्च 1930 और बाद की घटना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार शुरू हुआ था, 30 और 32 में, ये भी बात की घटना है। गोलमेज सम्मेलन, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है लंदन में, जिसमें महात्मा गांधी ने शामिल हुआ था, उससे जुड़ा हुआ ये स्टेटमेंट नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। फिर 37वां कह रहा है, निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध में सर की उपाधि वापस कर ली गई थी? दोस्तों सर की उपाधि जो वापस की गई थी वह मैं आपको बता दूं कि वो आपके सी नंबर सही है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर उन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी। लेकिन दोस्तों मैं बात करूं कि अगर महात्मा गांधी भी महात्मा गांधी से भी जुड़ा हुआ एक घटना है। महात्मा गांधी भी इस जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी हुए थे और उन्होंने केसर ये हिंद की जो है कि उपाधि है उसको वापस किया था। तो दोस्तों केसर ये हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने और सर की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने वापस किया, यह तब जब जलियांवाला बाग नामक एक दुखद हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है 38वां, भारतीय कांग्रेस का कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हुए थे? मतलब कहना ये चाह रहा है प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो भागों में विभाजन हुआ था, उदारवादी और उग्रवादी के रूप में। यह किस वर्ष हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों यह सूरत जो अधिवेशन है, ऑप्शन पहला जो है सूरत अधिवेशन, इसी में कांग्रेस बटी थी पहली बार और यह घटना 1907 की है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पिछले टेस्ट में भी आपको दिया गया था, आपको शायद इस क्वेश्चन को देखना आसान हो गया होगा। यदि आप हमारे वीडियो को देखे होंगे तो निश्चित तौर पे ये ऑप्शन लगा पाए होंगे। 39वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो दोस्तों अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना के संबंध में अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जिसमें भारत की तरफ से 3 राजाओं की सेना संयुक्त रूप से अंग्रेजों से मुकाबला की थी, लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक इसमें अंग्रेजों की जीत हो गई और भारतीय राजाओं की हार हो गई। इसी के बाद भारत में अंग्रेजों के शासन की आधिपत्य की शुरुआत हुई थी। उसके पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। हालांकि अंग्रेजों का सिराजदौला के बीच में जो युद्ध था वह प्लासी का युद्ध था और 1757 में हुआ था। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन, कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, उसके तुरंत पूर्व की बात कर रहा है। दोस्तों इसमें ध्यान ये रखना है कि पूर्व की बात कर रहा है, तो सबसे पूर्व में घटित हुई थी वह है आपके रॉलेट एक्ट का बनना या रॉलेट एक्ट का लागू होना। दोस्तों रॉलेट एक्ट 1918 में बनाया गया था और 1919 में लागू किया गया। उसी के साथ उसी के विरोध के लिए जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जबकि असहयोग आंदोलन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद का है। सांप्रदायिक पुरस्कार भी 1932 यानी बाद का है। सविनय साइमन कमीशन ये भी बात का है, जो 1927 में गठित हुआ था, 28 में लागू हुआ था। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम में भारत के पदकों की संख्या का सही क्रम है। दोस्तों अगर हमारे आप वीडियो को लास्ट में जो कॉमनवेल्थ पर मैंने वीडियो डाला था उसको अगर देखे होते तो निश्चित तौर पर यह ऑप्शन आपका सही होता और इस ऑप्शन के अंतर्गत आपका सी नंबर सही है। सी नंबर में 22, 16 और 23 इसको मिलाकर 61 होता है, जो भारत के कुल पदकों की संख्या थी कॉमनवेल्थ में। और इस तरह से भारत चौथा
सबसे अधिक पदक जीतने वाला देश बना था। जरूर से हमारे पिछला वीडियो देख लीजिएगा जो कॉमनवेल्थ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे। दोस्तों ये भी हमारे वीडियो से जुड़ा हुआ है कि कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था उसके संबंध में ध्वजवाहक कौन थे। तो समापन समारोह का क्वेश्चन पूछा है। यहाँ ध्यान देना है कि समापन समारोह में शरत कमल और निकहत जरीन, यानी कि सी नंबर का क्वेश्चन जो है वो सही हो रहा है। अगर ये उद्घाटन समारोह में पूछ देता दोस्तों तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, यानी मनप्रीत सिंह ये हैं आपके और पीवी सिंधु, ये दोनों लोग उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे और समापन में शरत कमल और निकहत जरीन। तो दोस्तों हमारा सी नंबर सही है। आप जरूर हमारे कॉमनवेल्थ से संबंधित वीडियो को देख लीजिएगा। 43वां क्वेश्चन कहता है हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है। दोस्तों विश्व आदिवासी दिवस जो है कि 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त एक इम्पॉर्टेंट डेट है भारत के दृष्टिकोण से भी। अगर भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 9 अगस्त को ही डेट आता है जब प्रारंभ किया गया। खैर हम 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं। दोस्तों भारत में भी हमारे आदिवासियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में एक दिवस के रूप में दिन को निश्चित किया गया है, वह है 15 नवंबर। दोस्तों 15 नवंबर को हमारे वहाँ अभी बिरसा मुंडा जी के जो सम्मान में एक जो है कि दिवस शुरू किया गया है जिसे जनजाति गौरव दिवस के रूप में जाना जा रहा है। जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को हर साल हमारे देश में मनाया जाएगा। तो विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को और 15 नवंबर को भारत में जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों 44वां क्वेश्चन कह रहा है गीता रहस्य किसके द्वारा लिखी गई है। तो गीता रहस्य हमको लग रहा है कि ये पुराना क्वेश्चन है, आपके पिछले टेस्ट में भी था और इस टेस्ट में भी इसका उल्लेख हो रहा है। मैं बता दूं कि गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक की द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। जब बाल गंगाधर तिलक को गिरफ्तार करके मांडले जेल में डाला गया था तो उसी जेल में रहने के दौरान उन्होंने इस किताब को लिखा था और ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए ऊर्जा का स्रोत बना था। 45वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं। दोस्तों भारत में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक मेडल जीते हैं, ये आपका शरत कमल पिछले वीडियो का जुड़ा हुआ प्रश्न है। और शरत कमल 3 गोल्ड और 1 रजत जीता था, जो भारत तरफ से सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हुए थे। 46वां क्वेश्चन कह रहा है भारत में कितने रामसर साइट हैं। तो दोस्तों रामसर साइट भारत में जो है कि इस समय 75 हो गए हैं। दोस्तों ये घटना 15 अगस्त 2022 की है, जब हमारे देश में अमृत महोत्सव के अंतर्गत रामसर साइट की संख्या 11 और बढ़ा दी गई थी, जिसके बाद हमारे देश में रामसर साइट की संख्या 75 हो गई है। दोस्तों रामसर जो है साइट आर्द्र भूमि के संरक्षण के संबंध में 1971 में ईरान के रामसर में प्रारंभ किया गया एक विश्वव्यापी अभियान है और जिसके अंतर्गत मृदा का संरक्षण किया जाता है। ये अलग विषय है कि भारत में यह लागू हुआ या भारत इसमें शामिल हुआ तो 1982 में शामिल हुआ। तो दोस्तों 1982 में भारत शामिल हुआ मीन्स हम कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत 1971 में हुई थी और भारत 1982 में इसमें जुड़ रहा है। 11 वर्षों बाद भारत इसमें जुड़ा। और दोस्तों मैं बता दूं कि 15 अगस्त 2022 को 11 रामसर साइट जो है कि भारत में जोड़े गए थे। तो यह संख्या जो है 75 चली जाती है। 47वां क्वेश्चन कहता है किस राज्य में, दोस्तों 47वां क्वेश्चन आपका कहता है किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट है। तो दोस्तों सर्वाधिक रामसर साइट मैं बता दूं कि तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु राज्य में इस समय रामसर साइटों की संख्या 14 हो गई है, जबकि रामसर साइट के अंतर्गत सर्वाधिक आर्द्र भूभाग रखने वाला प्रदेश है वो गुजरात है, लेकिन सर्वाधिक संख्या में तमिलनाडु आपका ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन। स्माइल 75 किस मंत्रालय से संबंधित। दोस्तों स्माइल 75 एक योजना है जो भारत सरकार के सामाजिक एवं न्याय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है और सामाजिक एवं न्याय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार जी। इस समय इन्होंने 2025 से 26 तक चलने वाली योजना है। इसके अंतर्गत सड़कों पर पड़े हुए बेघर भिखारियों को उनके जीवन उत्थान के लिए, उनके भरण पोषण के लिए जो कार्य किए जाएंगे वह स्माइल 75 के अंतर्गत किए जाएंगे। इसके लिए योजना में 100 करोड़ रुपए का उल्लेख किया गया था। तो दोस्तों मंत्रालय की ओर पूछा है तो मंत्रालय है सामाजिक एवं न्याय
मंत्रालय, जबकि स्माइल 75 एक महत्वपूर्ण योजना है। इस पर हम आपको आगे के दिनों में एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे। 49वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पीएम द्वारा दूसरी पीढ़ी का एथेनॉल संयंत्र का कहाँ लोकार्पण किया गया। तो दोस्तों ये दूसरी पीढ़ी का और एथेनॉल जो है कि संयंत्र पानीपत में शुरू किया गया है, जो मुख्यतः पराली से संबंधित है और यह भारतीय रेलवे के द्वारा यह प्रारंभ किया गया एक एथेनॉल संयंत्र है, जो भारत को एथेनॉल जो है कि उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए रेलवे मंत्रालय ने 900 करोड़ रुपए का इंतजाम किया है, जो प्रधानमंत्री द्वारा इसे अगस्त में प्रारंभ किया गया। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। दोस्तों ये डिफेंस एक्सपो हमारे गांधीनगर में किया जाएगा। डिफेंस एक्सपो 12 से 18 अक्टूबर के मध्य होगा। डिफेंस एक्सपो के अंतर्गत हम अपने रक्षा सामानों का जो है कि प्रेजेंटेशन करते हैं। दुनिया भर के खरीदार लोग भारत में आते हैं और इस एक्सपो के अंतर्गत भारतीय जो है कि रक्षात्मक जो साजो सामान है उसकी खरीद करते हैं। दोस्तों ये लगातार हर वर्ष होने वाली एक एक्सपो है, जो इस बार गांधीनगर में किया जाएगा। दोस्तों ये हर 2 वर्ष पे किया जाता है दोस्तों, तो ये गांधीनगर में इसकी आयोजन की जाएगी। तो इस तरह से यह 50 क्वेश्चन का आंसर था, उसका जो है कि डिटेल था दोस्तों। हर बार हम निश्चित तौर पे आपके क्वेश्चंस जो आप ऑफलाइन में देते हैं उसके डिटेल और उसके सॉल्यूशन में ऑनलाइन देने का प्रयास करता हूं। तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपके बीच में हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे और आपके जो शिक्षा से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं, उस पर हमारी नज़र रहती है और हम आपके बीच में उसको लेकर बने रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। आप हमारे वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।